इसके अलावा आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं हमारे साथ धीरेन्द्र सर भी जुड़ गए। धीरेन्द्र जी, कहीं ना कहीं अगर हम देखें छठे चरण की तरफ जो है अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो बढ़ चुकी है और आज जो है छठे चरण को लेकर वोट डाले जा रहे हैं और अब मात्र एक चरण शेष है। दोनों ही, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात कर ले, दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज के चुनाव के बाद स्थिति क्या कुछ कही जा सकती है? देखिए, ये तो तय हो चुका, क्योंकि जो 6 फेज जब हो गए हैं तो ये अब कुछ बचता नहीं है। 7वें फेज में जो 57 सीटें हैं उनसे बहुमत के कितने आंकड़े पर बहुत, क्योंकि अभी तक तय हो चुका होगा कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है उसमें वो उसकी तरफ बढ़ रही है या फिर कहीं रुक रहा है मामला, जैसा कि विपक्षी दल इस वक्त दावा कर रहे हैं। हालांकि जो माहौल है, जो चीजें हैं, वो तो बहुत आसानी से कोई भांप नहीं पा रहा है कि किस तरह से, क्योंकि अगर उनके दावे हैं तो वो जबरदस्त तरीके से आगे पीछे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आजकल इस मीडिया के जमाने में, सोशल मीडिया में वो इस तरह के बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये लगता है कि अगर हम इसको फेज को देखें या तमाम इससे पहले फेज देखें तो ये जो 2019 के वक्त में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के लिए ये टफ एरिया था और इससे आगे तक जहां बीजेपी को या तो बहुत मुश्किल से जीत मिली थी, 181 वोट से जीतने वाली सीट भी थी और यहां हारने वाली सीटें भी थी, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, चाहे वो जो अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, जौनपुर, लालगंज, ये इसी फेज में आती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात है और शायद उसके विरोधियों के लिए परेशानी भरा सबब हो सकता है कि 2022 के जो इलेक्शंस हैं इनमें ज्यादातर में उस बंटवारे का असर दिखता है जो 2019 में इकट्ठा हुआ था। तो बीजेपी के लिए ये लड़ाई भले ही हमको उसमें दिखे, लेकिन एक सहल लड़ाई है क्योंकि क्लैरिटी के साथ है। और अगर हम लोग चुनावी नजरिया रखते हैं और उनको आंकड़ों से अगर थोड़ा बहुत उनसे नजर रखने की कोशिश करते हैं तो ये दिखता है जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो विधानसभा से ज्यादा ताकत पार्टी को मिलती हुई दिखती है। पिछले 2-3 इलेक्शंस का ये एक दौर है, जब से 2009 का अगर छोड़ देते हैं, 2009 में लोकसभा सीट बीजेपी बड़ी बुरी तरह अलग अलग जगह पर हार रही थी और उसके वोटिंग परसेंटेज को अगर आप 2012 में देखते तो वो और भी वर्ष था। लेकिन 2014 के बाद ये ट्रेंड बिल्कुल अलग है। ज्यादातर सीटों पर मैं देख रहा हूं कि न केवल 2014 से 2019 में वो बढ़े, यानी जो 17 सीटों पर ऐसा था जहां 50% या 50% से ज्यादा वोट 2014 में बीजेपी के पास था, ये लगभग 40 सीटों पर जाकर हो गया 2019 में। उसी तरह से 2022 में ज्यादातर सीटों पर अगर हम उनको कैलकुलेट करते हैं तो बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, पीछे हटती हुई नहीं दिख रही। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए ये फेज भी इस बार राहत भरा कम से कम कहा जा सकता है। अगर मछली नगर शहर जैसी सीटों का मुझे लगता है इस बार कम मुकाबला होगा। जौनपुर बड़ा दिलचस्प होगा, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पिछली बार बसपा से जीते थे, अब इस बार वहां क्या होगा ये देखना होगा। कई सीटें ऐसी लगती हैं जो फंस रही थी, लेकिन अगर आंकड़े पर गौर करें तो वो बहुत ज्यादा परेशानी भरी सीट बीजेपी को नहीं दिख रही हैं। बीजेपी ने जो आवश्यक जो रणनीतिक चेंज थे वो किए हैं। हाँ, बंटवारे को लेकर जरूर दिक्कत थी। समाजवादी पार्टी ने, अगर हम 2022 को देखें 2019 के बाद, तो उसने अपने आप को चेंज किया, अपने अंदर काफी चीजें नई राजनीतिक तौर पर किया। और बसपा हमेशा एक जो कास्ट फैक्टर्स को किस तरह से प्लेसिंग करनी है उसमें एक समय तक बहुत मास्टर मानी जाती है और इस बार भी उसने ये कोशिश की है कि जो वोट बैंक छिजा है उसको वापस लाया जाए। तो एक दिलचस्प मुकाबला तो है। 6 फेज है, फाइनल हो चुका है कि इस देश की गद्दी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी अगर संभालने जा रहे हैं तो कितनी वोटों के साथ, कितनी सीटों के साथ जा रहे हैं। 57 वाला फेज जो होगा, जो लास्ट फेज है, उस पर जरूर ये है कि, लेकिन आप देखेंगे लंबे समय की चुनाव प्रक्रिया ने लोगों को बोझिल कर दिया है। 9 तपा शुरू हो चुका है, अगले 9 दिन जो गर्मी के, जो सबसे बड़ी गर्मी होती है वो होगी। उस दौरान हम वोटों के परसेंटेज को देखेंगे कि किस तरह से बढ़ता है। लेकिन मैं आज ये कहूंगा कि जो लोग बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं वो बहुत ही मेहनत का काम कर रहे हैं और यकीनन वो देश के लिए बिल्कुल सोच रहे हैं कि हाँ, वोट देना हमारा सबसे प्राइम वर्क है, तो वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, सही कहा आपने। और अब देखने वाली बात ये रहती है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या आज मतदान प्रतिशत भी बढ़ता है, क्योंकि लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। मोहित के पास हम चलते, दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अपना विरोध ही होना दिल्ली में मुश्किल बना हुआ है। तो वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के लिए चुनौती है वोट प्रतिशत।
मोहित, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए आलोक के पास हम चलते हैं। जी, अपना सवाल दोहराएंगे आप? बिल्कुल, देखिए, इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अपनों का विरोध और भाजपा के लिए वोट प्रतिशत का बढ़ाना, ये एक चुनौती भरा यहां पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बावजूद उसके तस्वीरें क्या दिखाई देती है? तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये यूथ से लेकर महिलाएं हों चाहे बुजुर्ग हों, सब लोग वोट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। उनका अगर थोड़ी सी गर्मी थी दिन भर में, तापमान 43 डिग्री के आसपास था, तो लोगों ने थोड़ा सा देर से आना सही समझा। तब गर्मी के चलते लेट आए। हाँ जी, बिल्कुल, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से आराम से अभी निकले। आप लोग भी इसी तरीके? यही वजह है जी। लेकिन किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मुद्दे बस यही है कि महंगाई है, हर तरह का परेशानी है। देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। यूथ के क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहा है? एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन को इतना सारे हमारे जो नेता है जितने भी मतलब एजुकेशन पे तो कोई बात ही नहीं करता है। सिर्फ रिलीजियस के बेसिस पे वोट मांगे जा रहे हैं लोगों से। रिलीजियस बेसिस पे ही बात ज्यादा होती है। लोगों को ना तो आज के टाइम पे बेरोजगारी हुआ है। ज्यादातर देखोगे जितने ही पढ़े लिखे लोग हैं वो सब कहाँ कितने भी पढ़े लिखे बच्चा हो रहा है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। जॉब्स कहाँ है? बेरोजगारी मुद्दा है। महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या सोच के आज आप वोट करने आए? क्या है आपके जहन में? क्या बता पाएंगे? देखिए, वोट करने आई है महिलाएं, तादाद बड़ी है लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर एक और दिखा दें आपको। यहाँ पर भी अगर देखें आप तो काफी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं। और ये एक रूल ये है कि जब तक जो लोग ये लाइन में लग गए हैं वो लोग जब तक वोट नहीं कर लेते तब तक ये वोटिंग जारी रहेगी। और यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं जी। ये कुछ दिक्कतें भी यहाँ पर लोगों को क्या दिक्कत? बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए मोहित, और हम आगे चलेंगे। आलोक हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं सुल्तानपुर से। आलोक, कहीं ना कहीं लगातार मतदान जारी है और अभी थोड़ा समय शेष है मतदान को लेकर, लेकिन प्रतिशत की अगर हम बात करें, क्या कुछ अपडेट है वहां से और किन मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, छठे चरण का मतदान है और जहां पर हूं मैं सुल्तानपुर, अपने आप में इस लोकसभा सीट का महत्व है। और इस लोकसभा सीट का महत्व, कहते हैं बड़ा नाम हो और बड़ा व्यक्तित्व हो तो अपने आप सीट का महत्व बढ़ जाता है। यहां पर जिस तरीके से मेनका गांधी एक तौर पर 2019 से यहां पर आती हैं और जीतती हैं, 2024 कैसा होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज मतदान का दिन है, आज जनता का दिन है। अब तक तो प्रचार का दिन हुआ करता था, लेकिन मतदान का दिन है। और मैं दिखाऊंगा आपको कि यहां पर हमारे साथ एक अच्छा खासा, अगर कहा जाए चर्चा के लिए पूरा एक ग्रुप है। बहुत जल्दी बात करनी पड़ेगी कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनके उस पे लेकर के वोट डाले गए। हमने तो वोट डाला है विकास को देख के, विकास बहुत अच्छा हो रहा है इसलिए वोट डाला। मंजर भोपाली साहब को भी सुनते हैं और बाद में बताते, कुछ अगर कह सके तो कहिए, कुछ शायरी टाइप का भी हो जाए। फिलहाल अभी हमारा कुछ इस पे बोलने का इरादा नहीं। आप नजदीक आइए, यूथ हैं, युवा, तो बिल्कुल बातचीत आप कर रहे हैं और देखिए ये होगा क्या कुछ रहता है मतदान प्रतिशत को लेकर जो तमाम चीजें और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ